साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज हम लोग फिर से अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्योंकि आप जानते हैं जनरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय संविधान। आपका भी यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आया है और उस सिलेबस में जनरल स्टडीज वाले पार्ट में आपका भारतीय संविधान शामिल है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान से निश्चित तौर पर आपको कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहां पर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज में हम लोग कवर करेंगे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करेंगे। आप जानते हैं इससे पहले भारतीय संविधान की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जो बिल्कुल आपका चैनल पर भी अवेलेबल है और ऐप पर भी अवेलेबल है। आप उनको जरूर देखिए। मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में बिल्कुल आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ये पार्ट, ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम सारी चीजों को बहुत डिटेल से, मतलब सहज आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेकर के चलने वाले हैं। आइए भैया यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल। जी हाँ, हम बात करें तो राज्यपाल भैया एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट पद होता है, हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राज्यपाल का। भारतीय संविधान में इनको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि इनका जिक्र कहां किया गया है। तो कहां है भैया? 153। किसमें? 153, 153 में, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और उनकी भूमिका के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब जब राज्यपाल की बात आती है तो जैसे आप समझ रहे हैं राज्य नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, राज्य और पाल यानी प्रहरी। ठीक है, राज्य का प्रहरी यानी राज्य का कह सकते हैं, प्रहरी तो नहीं, मालिक कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख यही होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भाई ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्य का दायित्व यानी पावरफुल जो है आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक तरीके से देखा जाए, लिखित तौर पर देखा जाए, या कोई कार्य संपादन करने के लिए किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। उसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन कार्य संपादित कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो समझेंगे पहले। अब जब बात आती है राज्यपाल की, हमने यहां पर देखा राज्यपाल। तो राज्य भैया हमारे यहां दो प्रकार के हैं। पहला देखो ये है राज्य सरकारें। ठीक है, दूसरा है केंद्र शासित यानी संघ शासित राज्य। ठीक है, अब इन राज्यों में किस तरीके से क्या वर्णन किया गया उसको आपको देखना है। अब जब बात करते हैं राज्य सरकारों की, तो भैया आप समझिएगा, राज्य सरकारें मतलब वो है जिसका जिक्र किया गया है संविधान के भाग 6 में। किसमें किया गया है? भाग 6 में इनका जिक्र किया गया है। राज्य सरकार जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है? ये राज्य हैं। ठीक है, और इनका किसमें जिक्र है? भाग 6 के। और इनका अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार, क्योंकि पूछा जाता है कि राज्य सरकारों का जिक्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है या किस भाग से संबंधित है, तो कौन सा भाग है भैया? भाग 6 है। ठीक है, याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, मस्त से। ठीक है, मजा आएगा। अब इसके बाद यहां पर देखें, ये है भैया आपका आगे अनुच्छेद 152 से 237 तक इनका जिक्र है। और इसमें क्या है, जहां से देख पा रहे हैं आप, राज्य सरकारों एवं उनके कार्य प्रणाली का संपूर्ण वर्णन इसी के अंतर्गत है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कथन कारक बना करके, या जैसे भी कथन कारक बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आप एकदम बिल्कुल तैयार रहिए कि यहां पर आपका सारा का सारा चीजें एकदम क्लियर हो रही है। जब अब राज्य की बात हो गई तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से संघ शासित, संघ शासित मतलब केंद्र शासित यानी केंद्र का शासन जिस पर हो। ठीक है, जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन कौन करता है? केंद्र करता है कुछ राज्यों पर। और वो कौन है? संघ शासित राज्यों में इनका जिक्र है भाग 8 के अंतर्गत। और अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के अंतर्गत इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम अभी देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर विवरण का, तो संघ शासित राज्यों से संबंधित संवैधानिक प्रभाव मतलब प्रावधानों का इस इन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब दो चीजें यहां पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि भाग 6 में राज्य सरकारों से संबंधित है,
भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ठीक है। भाग 6 में जो अनुच्छेद है 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकारों के बारे में वर्णन किया गया है। और केंद्र की बात करते हैं तो किसमें, अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इतना बेसिक चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बात आती है राज्यपाल की, तो राज्यपाल आप जानते हैं भाई ये संवैधानिक प्रमुख है, जैसे अभी हमने बोला आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संवैधानिक प्रमुख है। और इसका प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया है, के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य का मतलब राज्यपाल का प्रावधान होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्यकारी प्रमुख का, राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। कार्यवाही जो है राज्य की सभी जो कार्यकारी प्रक्रियाएं हैं राज्यपाल के नाम से ही की जाती है, जैसा कि अर्लियर हमने बताया आपको, ठीक है। जैसे केंद्र स्तर पर जो कार्यवाही की जाती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, करता कौन है, प्रधानमंत्री, लेकिन कार्य किसके, संवैधानिक स्तर से संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्य स्तर पर कार्य करता है मुख्यमंत्री, लेकिन जो है पावरफुल होता है मुख्यमंत्री, लेकिन संवैधानिक रूप से ये जो है यहाँ पर राज्यपाल प्रमुख हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सलाहकारी जो है सलाहकारी भूमिका, राज्यपाल अपना जो है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है। तो इतना हम सब जानते हैं। चलो भाई आगे यहाँ पर देखो, अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना आपने पढ़ा सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन भी। अब देखिए इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है, किसमें है भैया, अनुच्छेद किसमें है बताओ, 153 में, किसमें है, 153 में है, ठीक है। चलो भाई अब देखो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है और किस भाग में जिक्र है, राज्यपाल, भाग 6 के अंतर्गत इसका वर्णन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसके लिए तैयार रहो। अब देखो भाई जब राज्यपाल की व्यवस्था हो रही थी तो संविधान में उसका क्या जिक्र हुआ, कैसे जिक्र हुआ, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। संविधान में बहस हुई, जब संविधान हमारा तैयार हो रहा था उसमें कुछ हमारे ऐसे जो है संविधान समिति के जो मतलब सदस्य थे, संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे वो कुछ चाहते थे कि ये जो पद है इसको भैया मनोनीत ना किया जाए बल्कि चुनाव से कराया जाए, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य थे जो ये चाहते थे कि नहीं इसका ये पद जो है सिर्फ मनोनयन से हो, ठीक है, सब चीजों का चुनाव नहीं होना चाहिए। तो अब उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कृष्णामाचारी, जीबी पंत तथा जीबी खेर आज जो सदस्य थे संविधान सभा के, ये सब चाहते थे कि निर्वाचित राज्यपाल का निर्वाचन हो, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ये चाहते थे कि नहीं भैया मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त है, राज्यपाल सिर्फ मनोनीत होना चाहिए राष्ट्रपति की पावर के मतलब के तहत। और ये कहां से लिया गया भाई बताओ, यहाँ पर फटाफट आंसर करते रहना आपको जो पता हो, ठीक है। अब देखो कनाडाई मॉडल का ये अनुसरण है, ठीक है। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल का मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। चूंकि आप जानते हैं हमारा संविधान तो भैया दुनिया से बटोर करके एक बहुत ही मजबूत संविधान बनाने का प्रयास किया गया था, जिससे बहुत मेहनत की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए थोड़ा सा, यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है किंतु देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 153 में देखा हमने मुख्यमंत्री का जो है राज्यपाल का जिक्र हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 155 में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई देखो संघ मतलब केंद्र का राज्य पर आधिपत्य रहे, इसीलिए यहां पर आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, जो राज्य का प्रमुख के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ठीक है। वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, ऐसा नहीं है कि भैया चलो अलग से अलग राज्य, पता चले मुख्यमंत्री स्वायत्त है उसको कोई डर नहीं है, आराम बढ़िया कहा भैया ऐसा है हमें ये हमारा देश हो गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब घोषित कर दे भैया देखो ऐसा है कि ये उत्तर प्रदेश अब हमारा है, हम जो है उत्तर प्रदेश को अलग देश घोषित करते हैं, तो भैया भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसीलिए हर चीज को एक चीज को अलग अलग तरीके से उसको जोड़ा गया है, इस बात को आप समझिएगा। संघ का यानी केंद्र का जो प्रतिनिधि है वो राज्य का प्रमुख होता है, यहाँ पर कौन, राज्यपाल। अब इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो जाती है, पहला तो ये कि राज्य का वो प्रमुख है, दूसरा क्या है संघ का जो है प्रतिनिधि है, ठीक है, दो भूमिका उसकी हो गई। तो इतना आप यहाँ पर समझते चले भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आगे हम क्लासेस को प्रैक्टिस भी करते रहेंगे भाई, ठीक है।
और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, सातवां संविधान जो संशोधन अधिनियम कब था? 1956 में। कब? 1956 में। क्या होता है, इसके अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का मतलब राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल दोबारा निर्वाचित भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने अध्ययन किया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सारी चीजों को। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राज्यपाल जो है एक, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का राज्यपाल है, तो यूपी के राज्यपाल को एमपी का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, गुजरात के भी राज्यपाल का मतलब राज्यपाल बनाया जा सकता है, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही टाइम पे बनाया जा सकता है। समझ लीजिएगा बात। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे गुजरात, अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री गवर्नर है, उनको किसी और जगह का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रावधान हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। कनाडा से नियुक्ति 155 में सख्ती और 7वें संशोधन से डबल राज, मतलब समझिएगा कि इनका क्या है, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है इस ट्रिक के माध्यम से, कि कनाडा में इनका प्रावधान किया गया, किसका? राज्यपाल का। ठीक है, और 155 में इनको शक्ति दी गई है कि जो है राज्यपालों को क्या क्या शक्ति मिलेगी। ठीक है, और 7वें संशोधन से ये डिसाइड किया गया कि एक राज्यपाल दो अलग अलग राज्यों का हेड हो सकता है, संवैधानिक प्रमुख बन सकता है। ठीक है भैया, चलो आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कर दो भैया फटाफट, लिख देना कमेंट में जरूर। भारतीय संविधान के राज्यपाल के मनोनयन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? चलो भैया बताओ। कनाडा, कनाडा। ठीक है, कनाडा। कहां से? कनाडा से। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो सातवां संशोधन अधिनियम 1956। ये है भैया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि एक भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, आप देखो, अगर मान लो राज्यपाल आप बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला तो क्या भैया, कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा क्या, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। मतलब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है भाई, भारत की नागरिक की बात की जा रही है। ठीक है, जन्म से भारत के नागरिक की बात नहीं की जा रही है। बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, बहुत गलत होते हैं। यहाँ से लिख देगा कि भाई बताओ इनमें से कौन गलत है, और उसमें लिख देगा कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, किसी लाभ का पद पर जो है ना हो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसमें सब सही लग रहा है, ये तो गलत क्वेश्चन बन गया। नहीं भैया, खेला तो यहाँ है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। अगर कोई विदेशी है, आया, भारत की नागरिकता उसको मिल गई, वो भैया राज्यपाल बन सकता है। और हाँ, ये 35 साल की उम्र पूरी कर लीजिए, नहीं मास्टर बनेंगे तो राज्यपाल बन जाया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। अब आगे देखो, एक और जो है इनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या? राज्यपाल जो है संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य होता है तो जिस तिथि से वो राज्यपाल बनता है, धारण करेगा, उसी तिथि से उसका जो मतलब संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद जो है रिक्त मान लिया जाएगा, यानी खाली मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इतना आपको समझना है कि मतलब वो किसी पद पर है, जिस समय राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस समय वो पद उसका चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों मेंटेन कर पाएगा। अब चलो यहाँ पर आगे देखते हैं राज्यपाल के शपथ के बारे में। राज्यपाल भैया 159 के अंतर्गत शपथ लेता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, अब राष्ट्रपति का हम लोगों ने शपथ देखा था, उपराष्ट्रपति का शपथ देखा था, राज्यपाल का भी शपथ देख ले रहे हैं। ठीक है, इसका किसमें होता है? अनुच्छेद 159 यानी 159 के अंतर्गत इनका जो है शपथ का जिक्र किया गया। राज्यपाल जो है संविधान के संरक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति की बात, राज्यपाल के शपथ संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णित है। और यहाँ पर देखो ये क्या करता है भैया, पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को संबंधित राज्य, जैसे मान लेते हैं यूपी का मुख्यमंत्री, यूपी का राज्यपाल बनना है तो उसको किसके सामने जो है शपथ लेना पड़ेगा? न्यायालय के, उच्च न्यायालय, यानी जैसे हमारा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएगा। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। समझिएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और इनको ये राज्य के हैं तो इनको राज्य का जो है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आई होप इतना समझ गए होंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ राज्यपाल का कार्यकाल किसके अंतर्गत वर्णन है?
अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। इसमें क्या है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति का जब तक इच्छा करे कि भाई पद पर बने रहे। मान लीजिए 5 साल का राष्ट्रपति का मन में आया कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ वहां से, तो क्या होगा कि 5 साल से पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है विदाउट एनी रीजन। समझ लीजिएगा बात। नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी पद से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या हटाया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक वो पद पर बना रहता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और ये सब बने रहते हैं, उसी तरीके से ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी पद पर रह सकता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर अगर विवाद की स्थिति हो तो राज्यपाल को केवल इस आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जा सकता कि वह सत्ताधारी दल के विचारों से भिन्न राय रखता है। ऐसा नहीं है कि भैया अगर मान लीजिए जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है और राज्यपाल बीजेपी गवर्नमेंट से मैच खाता हुआ व्यक्ति ना हो, ठीक है, उनके विचारों से सहमत ना हो, तो उसको पद से हटाया नहीं जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो भी एक सुप्रीम पावर है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, उनके जवाब आपको दीजिए टिक के माध्यम से, हालांकि आपको देने का प्रयास किया गया है। आयु 35, शपथ 159, कार्यकाल 156। ठीक है, समझिएगा बात को। आयु 35 होनी चाहिए, शपथ 159 के अंतर्गत लेता है। ठीक है, और 156 के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसका कार्यकाल बना रहता है। ठीक है, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कार्यकाल का जिक्र 156, अनुच्छेद 159 में शपथ और 35 साल की न्यूनतम एज होनी चाहिए। अब आओ कुछ सवालों का जवाब भी दे लेते हैं यहाँ पर। देखो भाई पहला क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती तथा वह किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो किसके करता है भैया बताओ? यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? मजा आ रहा है? कमेंट करते रहिए फटाफट। ठीक है, चलो भाई अब देखिए यहाँ पर बहुत जल्द हम लोग प्रॉपर बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके बाद अब सारी चीजें बहुत आसान होने वाली है। राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कह रहा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण कर सकता है। ठीक है, सही है, उसे हटाने से के कारण संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या सही है? दोनों सही है। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं आगे। अगला आगे देखो भैया, अब आ जाते हैं राज्यपाल के संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो है उनके बारे में थोड़ा सा समराइज तरीके से देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत उनका राज्यों के राज्यपाल, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अनुच्छेद 154 में राज्य कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल नियुक्त होती है, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में नियुक्त होती है। और उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, ठीक है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके की परिस्थिति बन गई, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो मतलब क्या बोल अनुमोदन करना हुआ, तो किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। यानी आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य होंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसका जिक्र अनुच्छेद 160 में किया गया, 160 में। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति की तरह इनको भी भैया पावर मिलता है, किसका? क्षमा का, क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है, मतलब क्षमा कर सकते हैं दंड को। ठीक है, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, कुछ दंड का आदेश हो उसका भी निलंबित कर दिया जाता है, करने की पावर होती है राज्यपाल के पास। परिहार या लघुकरण यानी जो दंड मिला है, ठीक है, तो उसको मतलब न्यायालय के द्वारा उसको कम करने का भी अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है भैया। ये एक बहुत बड़ा पावर है राज्यपाल का। ठीक है, चलो भैया तो यहां पर सुनो राज्यपालों राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अब यहाँ पर आगे और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। आप जानते हैं जिस तरीके से संसद स्तर पर जो अनुच्छेद मतलब जो कानून बनते हैं उसमें जब तक अंतिम मुहर राष्ट्रपति की नहीं लग जाती तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता, उसी तरीके से राज्य स्तर पर अंतिम मुहर किसकी लगती है? राज्यपाल की लगती है। ठीक है, चलो अब वो चाहे मजबूरी में लगाना पड़े लेकिन लगती मान्य वही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये भी एक चीज है। और एक चीज यहाँ पर और देखने लायक है भैया, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस क्या होता है एक बार समझ लीजिएगा मेरे भाई। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश मतलब एक ऐसा आदेश होता है, ठीक है, अगर भाई कोई बीच में, जैसे मान लीजिए अभी मानसून सत्र चल रहा है, अभी मान लेते हैं
कोई कानून बनाना हो तो डायरेक्ट जो है प्रक्रिया को फॉलो करके कानून बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि सदन हमेशा नहीं चलती है, विधानसभा में जो है हमेशा चलता तो है नहीं सदन कि हमेशा 24 माह मतलब 12 माह हमेशा चल रहा है, जब मर्जी हो कोई स्थिति की बनी तुरंत जाकर के कानून बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्यपाल को एक विशेष पावर है कि बाय द वे कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है जिस समय सदन संचालित ना हो, उनको कानून बनाना उस विषय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो कानून बनता है वो जब तक अगली सदन जब तक नहीं सत्र अगला सदन का अगला सत्र जब तक शुरू नहीं होता है तब तक वो बिल्कुल मतलब कानून का रूप लेकर के चलता है और उसको हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोला जाता है। ठीक है, फिर जब सदन का सत्र जब चलेगा उसको पारित होना उसी तरीके से पारित किया जाएगा और अगर वो पारित हो जाएगा तो कानून का रूप ले लेगा, अगर पारित नहीं होता तो नील एंड वॉयल हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये है, ये एक पावर होता है राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अगर हम बात करें, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाँ, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नियुक्तियां हैं उनके बारे में भी देख लेंगे कि राज्यपाल को क्या क्या पावर है। ठीक है, चलो भाई अब देखो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको पता होना चाहिए कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है भैया, 213। ठीक है, अब आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां, क्या उनको शक्तियां विशेष प्राप्त होती हैं उसके बारे में यहाँ पर अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को। आप जानते हैं राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के समान कार्यकारी और विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है। ठीक है, अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत राज्यपाल कार्यकारी शक्ति और यहाँ पर राज्यपाल में निहित होगी और मतलब राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है और राज्य की सभी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही क्रियान्वित की जाती हैं। तो ये बातें किसमें जिक्र किया गया, अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत। ठीक है, अब ये कुछ नियुक्तियां भी करता है, जैसे अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किसकी, मुख्यमंत्री की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। इसके अंतर्गत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ भी दिलवाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री का भी जो है राज्यपाल नियुक्ति करता है। ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर जो नियुक्तियां करता है चाहे वो मुख्यमंत्री की हो चाहे वो राज्यपाल की हो, मंत्रियों की हो, और उनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, यही महोदय। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जान लीजिए। चलो भाई यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में इस तरीके के आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य की जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किस राज्यों में है, ये आपको आंसर करना है। तो हम जानते हैं किसमें, अनुच्छेद 164(1), यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। राज्यपाल जो है कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। तो राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, इनकी नियुक्ति करता है। जैसे आप यूपीपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं जो अन्य सदस्य होते हैं, आप जानते हैं केंद्र स्तर के जो निर्वाचन मतलब आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो राज्यपाल में राज्य स्तर पर जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, अब बात करें विश्वविद्यालयों के जो उप कुलपति होते हैं, कुलपति तो कौन होता है, राज्यपाल ही होता है भैया। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो उप कुलपति यानी वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग के गठन भी यही करते हैं महोदय। तो ये कुछ पावर रहे। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना भाई, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है के विषय में राष्ट्रपति के परामर्श से ये नियुक्ति करता है तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी किसके पास है, राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, चलो आपातकालीन प्रावधान एवं अध्यादेश अभी हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है और उस समय काम कार्यवाही कौन करेगा, राज्यपाल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और अध्यादेश के ताकत की हम बात करें तो राज्य पर ऐसा नहीं है कि जब कानून उसको बनाना हुआ तो भैया कुछ भी, क्योंकि आप जानते हैं ना राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो है केंद्र सूची होती है, तो केंद्र सूची पर तो जो है कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है।
राज्य सूची पर कौन, राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर मन में आया समवर्ती सूची और सब विषयों पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन तब तक जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से विरोध ना हो। समवर्ती सूची पर अगर कोई विषय कानून बनता है वो तब तक मान्य होता है, यानी अगर केंद्र स्तर पर उसी विषय पर कानून बना दिया जाए तो केंद्र यानी संसद वाला जो कानून होता है उसको सुप्रीम माना जाता है, ठीक है, राज्य वाला फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा। चलो भाई इसको आप देख लेते हैं आगे। यहाँ पर इतना हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखा और अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि उसे हटाने की शक्ति किसके पास है? ये दोनों शक्तियां जो है राज्यपाल के पास है, ठीक है। अब देखेंगे भैया राज्य मंत्री परिषद। जी हाँ, राज्य मंत्री परिषद, हाँ, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली जो है और इसमें क्या होता है, अनुच्छेद जो है 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, जो आप जानते हैं जो कार्य को करते हैं, संपादित करते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, यानी उनका मुखिया होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अगर हम मान लीजिए जैसे विवेकाधीन पावर भी होता है राज्यपाल के पास, गठबंधन की स्थिति है, मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड हो पा रहा है कौन बनेगा, तो उस समय जो है राज्यपाल अपने पावर का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री अपने मन का बना सकता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर और चीजों पर बात करें तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता के लिए ये सब जो है मंत्रिपरिषद का हो गया। और हमने देखा राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी हो गई। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखें तो भैया आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होगा, या प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, ठीक है। चलो राज्य की कार्यप्रणाली के संदर्भ में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर आप 163 और 164, 163 में क्या होगा भैया यहाँ पर, और 164 में होगा राज्य जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। चलो समझ गए होंगे। अब मंत्रियों के चयन की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों, जो मुख्यमंत्री क्या है वो अपने जो अन्य मंत्री होते हैं उनका चयन करता है और मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। और मंत्रिपरिषद कितने सदस्य हो इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करता है, ठीक है, क्योंकि वो राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख वही होता है। संवैधानिक प्रमुख की अगर हम बात करें तो राज्यपाल भले हो, लेकिन असली ताकतवर कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। अब यहाँ पर देखें 91वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में एक प्रावधान जोड़ा गया है कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को लगा कि भैया ऐसा है सबको बनाओ मंत्री, सब लोग चलो मंत्री बन के हुटर लाई के टहलो, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निचले सदन में यानी लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो सबको बना दो मंत्री। और ऐसा भी नहीं है कि एक को ना बनाओ, कम से कम न्यूनतम 12 तो होने ही चाहिए, ठीक है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। चलो इससे तो ज्यादा ही होगी भाई, छूट मिल जाए तो सबके मंत्री बना दिया जाए, क्या दिक्कत है। अब चलो भाई यहाँ पर देखो 91वां संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का कानून निश्चित है, 15 अधिनियम और ये सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी? तो कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसी तरीके से 91वें संविधान संशोधन नियम 2003 के पश्चात किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ये 12 है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, कमेंट करते रहिए भैया। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। इसमें क्या है? संविधान के अनुच्छेद 3 के में जो है भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पहला क्या है? राज्यों का क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र। तीसरा है ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अर्जित किया गया हो, मतलब अधिपत्य करके कब्जा कर लिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, हालांकि अपने पास ऐसा कोई नहीं है, अभी कोई राज्य नहीं है अपने पास, राज्य क्षेत्र है और संघ राज्य क्षेत्र है। तो ठीक है, कुल मिलाकर के इस समय हमारे पास 28 राज्य है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये है हमारे पास, ठीक है। और किंतु जो है कोई अर्जित राज्य नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखने वाली है कि सभी राज्य जो है भारत के संघात्मक ढांचे के अंग है तथा उनके और केंद्र के मध्य शक्तियों का वितरण प्राय वैसा ही होता है
जैसे संघात्मक शासन प्रणाली में होता है। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर देखो, ये है दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। उसके लिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। चलो भाई अब आगे हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन। जी हाँ भैया, कैसे इनका गठन हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके गठन की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। सन 1956 में, कब? 1956 में एक संशोधन होता है भारतीय संविधान में। कौन है, किस नाम से जाना जाता है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके अंतर्गत, जिसको क्या बोला जाता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इन्हें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। अब कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर, इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, और लेकिन ये बाद में क्या होता है, इन केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ को मेन प्रदेश मतलब जो है पूर्ण राज्य का भी दर्जा दिया गया है। हालांकि जैसे अभी दिल्ली की मांग हो रही है, यहाँ पर देखिए ये भैया पुदुचेरी 1954, ठीक है, दिल्ली को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, चंडीगढ़ को 1966 में, ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से लद्दाख अभी रिसेंट में कब बना? 2019 में। ठीक है, पुदुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, लक्षद्वीप 1956 में, और जम्मू कश्मीर 2019 में, और दादरा नगर हवेली ये 2020 में। यानी कुल मिलाकर के ये 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, ये कब बने, इनको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इनको एक बार फिर समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया ये देखो मतलब पहला है 1954 में कौन बना? पुदुचेरी क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956 में बना। फिर दिल्ली बनता है कब? 1956 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लक्षद्वीप भी 1956 में, यानी ये तीनों क्या है? 1956 में बन रहे हैं। फिर चंडीगढ़ 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर अभी रिसेंट में 2019 में बना है। ठीक है, फिर और उसके साथ साथ लद्दाख भी 2019 में बना। फिर उसके बाद जो है दादरा नगर हवेली 2020 में केंद्र शासित प्रदेश बना। इनको आप ध्यान रखना भाई। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये है भैया आपका वही सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से इनके आंसर को फाइंड करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में, यानी यहाँ पर राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र में बांटा गया है? तो कौन है भैया? अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन अभी हम लोगों ने इसका देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम लोग कवर करेंगे स्थानीय स्वशासन को। यहाँ जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। स्थानीय मतलब स्थानीय स्तर पर, ठीक है, गांव स्तर पर, ठीक है, उनका स्वयं का शासन, जिससे कि गांव में रहने वाले लोग अपने शासन, अपने बारे में सोचे कि हमें अपने गांव का कैसे विकास करना है। ठीक है, क्योंकि आप देखें तो इनके स्तर को मेंटेन कर करके तब जाकर के मतलब छोटे छोटे स्तर से शासन को अलग अलग छोटे छोटे इकाइयों में बांट करके चीजों को आसान बनाने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि गांव में जो है उसका भी चुनाव होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी एक शासन प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राम का प्रधान जो होता है, मुखिया होता है गांव का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। वो चाहे तो गांव के स्तर का जो विकास होता है उसको वो अपने स्तर से कर सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। हालांकि अगर जब हम बात करते हैं सैद्धांतिक रूप से स्थानीय स्तर से अगर हम बात करें तो इसका ऐतिहासिक बहुत महत्व रहा। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया। लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी है कि भारत जब हमारा आजाद हुआ, हमारा देश, जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज के कई प्रयास किए गए। ठीक है, अब इसमें चूंकि गांधी जी की ये परिकल्पना थी कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। ठीक है, गांव का अपना स्वयं का शासन होना चाहिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके, वो अपने इच्छा के अनुसार गांव का अपने विकास कर सके और उसमें अपनी सहभागिता को निभा सके। इस उद्देश्य से ये जो है ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी। और इसको पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की। और ये जो है फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से इसको आरंभ किया गया था। किसके? फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के प्रति लोगों का उत्साह पैदा करना एवं उनकी जो भागीदारी है उसको बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है,
चलो भाई आगे यहाँ पर थोड़ा सा इनसे इंपॉर्टेंट चीजों को और देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख समितियां बनी, अब ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में सारी चीजें हो गई। अब ये आप देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप जानते हैं कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था उन कारणों का पता लगाना कि सामुदायिक विकास, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना एवं कार्यप्रणालियों की सफलता में बाधक थी। ठीक है, उन कारण को पता लगाओ कि भाई क्या ऐसा है जिससे कि जो निचले स्तर का विकास है वो उसमें बाधक है, और क्या ऐसा कर दिया जाए जिससे जो हमारे ग्राम स्तर के जो विकास है उनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब उसने कुछ जो है अनुशंसाएं किया, जिसमें आप देखें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को जो है शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये किसकी संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये पूछा जाता है पंचायती राज। ठीक है, इसके लिए इन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। पहला क्या बताया इन्होंने, ग्राम स्तर पर पंचायत। ठीक है, दूसरा इन्होंने ब्लॉक स्तर पर पंचायत, जानते हो ग्राम स्तर पर कौन होता है, प्रधान होता है ना, प्रधान बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जो होता है, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्रीय जो बीडीसी जिनको बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको बोला जाता है, वो होते हैं। और उसके बाद फिर उच्चतम स्तर पर जिला परिषद, यानी जिला पंचायत सदस्य, जो अभी सब चुनाव बढ़िया शुरू होने वाला है तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, और वहां पर क्या होता है, ये अध्यक्ष होते हैं, इनका अध्यक्ष बनता है। तो ये मिलाकर के मतलब जो क्षेत्रीय स्तर के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर पर। अब इसकी बात करें तो सरकार इसे न्यूनतम हस्तक्षेप मतलब जिससे इसमें क्या है, सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो और वह केवल निरीक्षण मार्गदर्शन एवं उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही स्वयं को सीमित रखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई विकास का कार्य है, प्रधान अगर करना चाहता है, सारी सारी चीजें हैं, तो सरकार चाहे कि नहीं भैया उस क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला था, वहां काम नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हालांकि प्रावधान तो यही है, बाकी तो भाई आप जानते हैं क्या स्थिति है। उच्च सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रेरित किया भैया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अनुच्छेद जो है 57 में, 52 में सामुदायिक विकास और बलवंत की त्रिस्तरीय आज 57 में हुई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 1952 में, और बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था, 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायत मॉडल भी इसको बोला जाता है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भैया, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस टाइप के। तो इसमें देखें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 19 यहाँ पर आपने देखा ऊपर कब हुआ था, 1952, ये 2 अक्टूबर 1952, फोर्ड फाउंडेशन की मदद से। बलवंत राय मेहता 1957 द्वारा संस्कृत त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, ठीक है, कब शामिल किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद इसमें शामिल किया गया भैया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक इसके माध्यम से आप समझ लीजिए। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये अनुशंसा थी किसकी, बलवंत राय मेहता समिति की, लेकिन इसको लागू कैसे किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बनता है आपके एग्जाम में। 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम जो है सर्वप्रथम जो है राजस्थान का एक जिला है नागौर जिले में, और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। ठीक है, उसके बाद 11 अक्टूबर को ही, मतलब 8-9 दिन बाद आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में, जो कि वर्तमान तेलंगाना में है, यह व्यवस्था आरंभ की गई थी। ठीक है, और उसके बाद तमिलनाडु में 1960 में, कर्नाटक में भी, और असम में, महाराष्ट्र में 1962 में ये व्यवस्था जो है शुरू की गई। उसके बाद फिर अनुच्छेद 1963 से 64 में गुजरात तथा 64 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था लागू की गई, और बाद में जो है उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उसके जनक की बात करें तो कौन था, बलवंत राय मेहता। अब आगे एक और समिति आती है, अशोक मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता तो हो गए, अब अशोक मेहता जी आए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1977 में कुछ जो है एक समिति आती है जो इंपॉर्टेंट है आपसे, जिसमें 13 सदस्यीय समिति थी, जिसमें जो है अशोक मेहता समिति का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए किया गया था। इसलिए जो है इनमें कुछ अनुशंसाएं इन्होंने किया। पंचायती राज इन्होंने क्या किया कि भैया देखो यहाँ पर कुछ अनुशंसाएं इन्होंने किया था, जिसमें पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो। इन्होंने कहा कि भैया द्विस्तरीय हो। ठीक है, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल, ठीक है, प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हो। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय स्तर पर जिला परिषदें हो, ये इनका सुझाव था। ठीक है, किसका, अशोक राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का। पंचायतों का कार्यक्रम कितना हो, कार्यकाल
4 साल का हो। पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो, जैसे सब लोग बढ़िया चुनाव लड़ा जाए, उसमें बीजेपी, सपा, बसपा सब लोग अपना कैंडिडेट बनाए, दल पार्टिसिपेट करे। फिर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। इसको संवैधानिक स्वरूप देने के लिए इन्होंने कहा। अब कुछ सारी चीजें थी जो यहाँ पर आपको देखना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवी के राव समिति ये आता है 1900 जो है 85 में। बस इतना पूछा जाता है कब आएगा, इतना जानना है। बाकी सारी चीजें आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर आपको दे चुके हैं, और इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे अब उससे आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। बस आप इतना तैयार कर लीजिएगा जितना आपको यहाँ पर अध्ययन कराया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कुछ सुझाव हो कमेंट करिएगा, और आप जानते हैं कि आप एप्लीकेशन पर जाकर के इनकी पीडीएफ और इनसे संबंधित जो टेस्ट होगा उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।